हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका यूपीएससी 2022 प्रीलिम सीरीज़ में। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेट नंबर 8। इससे पहले मैं ऑलरेडी 7 सेट अपलोड कर चुका हूँ। एक बार आप उन्हें ज़रूर देख लेना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है, इसमें टोटल मैं 1000 के अराउंड क्वेश्चंस कवर करूँगा, जो कि आपके प्रीलिम के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जैसे कि आपको पता ही है कि इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब साथ में करूँगा चीज़ों को, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सकें। एंड ये जो वीडियो है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन इंडियन सिटीजन हैज डिक्लेयर्ड रिनंसिएशन ऑफ हिज सिटीजनशिप इन 2015 when his son was 10 years old. Subsequently, his declaration of renunciation was successfully registered. Which of the following fundamental right will be enjoyed by his son as of today? स्टेटमेंट क्या है, आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं कि कोई इंडियन सिटीजन है, उसने अपनी जो नागरिकता है उसको छोड़ दिया था 2015 में, और उस साल उसका जो बच्चा था वो 10 साल का था। और अब मीन्स 2022 में उसका जो बेटा है वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट एंजॉय कर सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट टू प्राइवेसी। ऑप्शन नंबर 2 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसको देखते हैं जी। जो हमारा आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 1 और 2 ओनली। अब ये क्यों? क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 19 में आता है। ये ना थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, वो टेक्निकल कैसे था आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि ये सिटीजनशिप प्लस ये जो फंडामेंट राइट उसको कंबाइन करके क्वेश्चन आया है। कोई भी सिटीजन अगर उसकी एज फुल है वो अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकता है अपनी मर्जी से। पहली बात ये याद रखना आप लोगों ने। दूसरी, जब भी वो सिटीजनशिप छोड़ेगा उसके जो भी माइनर बच्चे होंगे, माइनर मीन्स जो 18 ईयर से कम होंगे, 18 साल से कम होंगे, वो भी अपनी सिटीजनशिप साथ में ही खो देंगे। मतलब उनकी सिटीजनशिप भी साथ में ही चली जाएगी इंडिया से। जैसे ही उनकी एज 18 ईयर होगी, 18 साल के वो हो जाएंगे, वो फिर से अपनी सिटीजनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। अब इस केस में क्या था कि उसने 2015 में अपनी सिटीजनशिप को छोड़ा। उस साल उसका बच्चा 10 साल का था। अब चल रहा है 2022, तो इट मीन्स अब उसका बच्चा हो जाएगा 10 प्लस 5 15 एंड 17। लेकिन उसको चाहिए कितना था, 18 ईयर्स। तो इट मीन्स अभी भी वो इंडियन सिटीजन नहीं है उसका बच्चा। तो यहाँ पर वो वाली ये बात याद रखो कि जो जो फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन एंजॉय करेंगे वो वाले ये नहीं एंजॉय कर पाएगा। सिंपल है, लॉजिक है, ठीक है। अब हमें देखते हैं कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कि खाली सिटीजन ही एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 जो इसमें मेंशन था, राइट टू स्पीच, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। अब ये टोटल 5 फंडामेंटल राइट है जो कि ओनली सिटीजन ही इंजॉय कर सकते हैं, ओनली सिटीजन। और जो बाकी बचे 14 से लेके 32 तक, दीज कैन एंजॉय बाय द बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरनर्स। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्या है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस बेस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। दिस इज ओनली फॉर द सिटीजन, ध्यान रखना ये खाली सिटीजन के लिए ही है। उसके बाद आर्टिकल 16, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी ओनली ऑन सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 19, 6 बेसिक फ्रीडम सब्जेक्ट्स टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये वही है राइट टू स्पीच जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको, ऑप्शन उसमें थर्ड था वो, ये वाला भी ओनली फॉर सिटीजन है। तो वो लड़का तो सिटीजन नहीं था, तो ये उसका ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। एंड आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो बाकी हैं, इसके बाद जो बचेंगे वो होंगे बोथ। बोथ ही मीन्स वो दोनों के लिए होंगे फंडामेंटल राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताना कौन कौन से आर्टिकल बाकी बचे हैं, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन पर्टेनिंग टू। कहते हैं कि जो शेड्यूल सेकंड है हमारा, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम सिंपली कहते हैं कैग। ऑप्शन नंबर 2 है जजेस ऑफ हाई कोर्ट।
ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे पास मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर फोर है हमारे पास मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमें पता है इसमें यूपीएससी के मेंबर्स तो नहीं आते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को कट कर दें, डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, और हमें ये भी पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं आते हैं, वो आते हैं शेड्यूल थर्ड में। तो हमारा ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। अब थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं जो सेकंड शेड्यूल, उसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन है, क्या क्या चीज़ उसमें आती हैं। वैसे उसमें बात होती है कि कितनी किसको सैलरी देनी है, उसके प्रिविलेज क्या होंगे, उसके अलाउंस क्या होंगे, इसके बारे में बात हो रही है। अब किस 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 की सैलरी की बात हो रही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये हो गए चार सेंटर के। उसके बाद है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की बात हो रही है। सेम चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये बातें वहाँ पर थी जो हम लोगों ने देखा था, उसमें जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही थी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसमें कैग की बात भी हो रही थी। तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। अब जब भी कोई प्रोविज़न है सेकंड शेड्यूल को अमेंड करने का, तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। इसको हम लोग आर्टिकल 360 के अंडर नहीं लेके आते हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद रेफरेंस टू केन बेटमा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये जो केन बेटमा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इट इज़ द फर्स्ट मेजर सेंट्रली ड्रिवन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन द कंट्री। कहते हैं कि इंडिया में सबसे पहला मेजर बड़ा सेंट्रली ड्रिवन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। बोथ दीज रिवर्स, ये जो जिनकी बात हो रही है केन एंड बेटमा, आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर। एंड थर्ड है द प्रोजेक्ट विल पार्शली सबमर्ज द कन्हा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। ये जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं जो कन्हा टाइगर रिजर्व है उसको भी थोड़ा सा अपने में एंटर करवा रहा है, मर्ज कर रहा है उसमें भी थोड़ा सा। अब देखो जी, पहली बात तो ये जो केन बेटमा रिवर है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी है जमुना की। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सेकंड नंबर आंसर हमारा नहीं हो सकता। सेकंड ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। एंड थर्ड भी कन्ना टाइगर रिजर्व की बात नहीं है, पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इज द आंसर। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये बात सही है कि ये फर्स्ट सेंट्रली ड्रिवन इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो बड़े वाला। इससे पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो चुके हैं लेकिन ये बड़ा है। ये दो स्टेटों के बीच में, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिब्यूटरीज है वो दोनों की दोनों यमुना की, गंगा की नहीं है, और यमुना ही गंगा की आगे जाके ट्रिब्यूटरी है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये भी पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाऊंगा इस चीज़ का। ये जो पूरे का पूरा एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है हमारे लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। नीचे रहा मध्य प्रदेश, और ये रहा केन बेटमा प्रोजेक्ट। ये यमुना रिवर आ रही है ऊपर से, और ये रही हमारी केन रिवर, और ये रही हमारी बेटमा रिवर, ठीक है। और ये दोनों को ज्वाइन करने वाला प्रोजेक्ट, क्लियर। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व की बात हो रही है वो ये रहा एरिया। उम्मीद है आपको अच्छे से दिख गया होगा सारा कुछ। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईएएफ की बात हो रही है। इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सी है? इट इज़ अ पैन इंडिया सेंटर सेक्टर स्कीम। तो जो पूरे के पूरे इंडिया की एक स्कीम है जो कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, दो तरह की स्कीम होती है। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम में 100% जो फंड होते हैं वो सेंटर से आते हैं, एंड जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें कुछ ना कुछ जो शेयर होता है वो स्टेट का भी होता है, क्लियर है जी। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स अ मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट। तो ये कहते हैं कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो डेट है उसके लिए चाहिए, मतलब किसी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए फंड देता है। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है, ऑल लोन अंडर दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। जितने भी लोन इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के अंडर मिलेंगे विल हैव एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 10% पर एनम टू लिमिट ऑफ ₹2 करोड़। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन भी बात सही है क्योंकि ये जो फाइनेंस कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बड़े प्रोजेक्टों के लिए। और लेकिन थर्ड में थोड़ी सी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि ये 10% नहीं है, ये बात कर रहा है 3% पर एनम की। तो अगर ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो हमारा, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 ओनली।
थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं अब इसकी। अब ये ड्यूरेशन जो है एक्सटेंड होगा, ये लोन ये होगा 13 ईयर के लिए, जो फंड की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2032 तक। इंटेंडेड बेनिफिशियरी, अब इसके बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हो सकती हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, एग्रीगेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंटर एंड स्टेट एजेंसीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, पीपी प्रोजेक्ट। तो इट मीन्स इसमें फार्मर्स भी आ सकते हैं और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि ओनली फार्मर होंगे या फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी, तो ध्यान रखना आपने। ठीक है जी। ₹1,00,000 crore विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और ये होगा बड़े लोन्स के लिए। और इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो 3% का है पर एनम का, ये भी आपने याद रखना है। और वो भी कब कहाँ तक की लिमिट के लिए? 2 करोड़ तक की लिमिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 है, उसके बारे में है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। द वर्ल्ड्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन GHS इंडेक्स स्कोर्स इंक्रीज इन 2021, इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स स्कोर बाय 1.2 पॉइंट। इसने पूछा कि भाई ये जो बताओ इनमें से करेक्ट कौन सी है, सॉरी इसमें से नॉट करेक्ट, सही कौन सी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ अबव 1, 2 एंड 3, डी इज द ऑप्शन। तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत है भाई साहब। अब गलत कैसे है देखते हैं। ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है 2021 को, इसको जॉइंटली रिलीज किया जाता है बाय एनटीआई। एनटीआई की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि साथ दे रही है जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। उसके बाद फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है जो कि लगभग 195 कंट्रीज को देख रहा है कि उनमें हेल्थ कैसी है। अगर वर्ल्ड का सिनेरियो देखें, क्योंकि अभी हमें पता है कोविड रहा है और कोविड से परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं होगी, तो वर्ल्ड वाइड पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर उनकी एवरेज निकाली जाए तो उनके जो स्कोर है वो स्लिप किया है पूरे वर्ल्ड का। 2021 में उनका जो स्कोर था वो 38.9, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है पूरे का पूरा। ठीक है जी। और जो कि 2019 में 40.2% था। तो जो अभी जो लेटेस्ट ईयर है, जो लेटेस्ट डाटा है, उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड ने ही इसमें थोड़ा स्लिप करा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा है। और इसी चक्कर में इंडिया भी कहाँ दूर था फिर, इंडिया में भी जो इम्पैक्ट था वो नेगेटिव ही रहा है। इंडिया ने भी अपनी जो प्लेस है उसको नीचे किया है। इंडिया का स्कोर रहा है 42.8 आउट ऑफ 100। तो अच्छी पोजीशन इंडिया की भी नहीं है। लेकिन अगर सोचा जाए तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री, जिनसे कि इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन इस मामले में वो हमसे अच्छी पोजीशन में, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव, उन्होंने अपने स्कोर को इम्प्रूव किया है 1 से लेके 1.2 पॉइंट तक। तो हमें भी अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम करना चाहिए एज पर दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद रेफरेंस टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहते बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संविधानिक बॉडी है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 ईयर, हर एक 3 साल के बाद इसको बनाया जाता है। इट डज नॉट हैव पार्ट टाइम मेंबर्स, इसमें कोई भी पार्ट टाइम मेंबर नहीं है। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट है। हमें चेक क्या करना है, व्हाट इज़ द करेक्ट, इसमें से सही कौन सी स्टेटमेंट है। देखो भी, लॉ कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो हमारा आंसर ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, और इसमें कोई भी पार्ट टाइम मेंबर नहीं है। होते हैं जिसमें पार्ट टाइम मेंबर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसकी। लॉ कमीशन इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे मैंने कहा था, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी हुई है। आफ्टर इंडिपेंडेंट जो फर्स्ट टाइम कमीशन है वो 1955 में बना था। अभी जो प्रेजेंट हमारे पास है वो 22nd लॉ कमीशन की बात चल रही है, जिसको कि हम लोगों ने, हम मीन्स गवर्नमेंट ने जिसको बनाया था फरवरी 21 2020 में। तो लेकिन अभी तक इसका जो मेंबर है वो अपॉइंट नहीं किए गए हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इसके मेंबर अपॉइंट नहीं किए गए हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हो जाएं। और इसका जो पीरियड है वो 3 ईयर का है। तो जो बात ऑप्शन नंबर 2 था हमारा, इसका जो टर्नओवर वो 3 ईयर का होता है, वो बिल्कुल सही है। इससे पहले हमारे पास था 21st लॉ कमीशन, जो कि जिसका जो बना था 31 अगस्त 2018 को।
उसके जो हेड थे वो थे जस्टिस BS चौहान। तो इनके हेड का नाम भी याद कर लेना, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। और जब भी ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये एक जो कमीशन है वो एक एडवाइजरी बॉडी है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये बातें ध्यान रखनी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब इसमें कौन कौन होता है, ये लॉ कमीशन कैसे बनता है? एक तो इसमें फुल टाइम चेयरमैन होगा, जो कि हमें पता है नॉर्मली एक रिटायर्ड जज होते हैं, फुल टाइम चेयरमैन। 4 इसमें फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर जो कि पार्ट टाइम होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात आती है तो इसका जो रेफरेंस है वो गवर्नमेंट भी दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको बना सकती है, और ये स्वयं मोटो भी बन सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिकमेंड करे। और इसका काम क्या होता है, ये रिसर्च करता है जो भी लॉज हमारे पास हैं, और रिव्यू करता है एग्जिस्टिंग लॉज को, और अगर कोई रिफॉर्म भी करना है उसके लिए भी ये सजेशन देता है। तो हमें जैसे पता है कि एक एडवाइजरी बॉडी भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC, इसके बारे में कह रहे हैं क्या है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो, कहते हैं भाई साहब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इफ अ बैंक इज वीक और इज इवन टू अबाउट टू गो बैंकरप्ट, डिपॉजिटर विल गेट देयर मनी ऑफ अप टू 1 लाख विद इन 90 डेज। कहते हैं अगर कोई बैंक वीक है, अब आपको लग रहा है कि वो बैंकरप्ट हो सकती है, तो जो डिपॉजिटर है जिन्होंने पैसा अपना वहाँ पर जमा रखा है उनको 1 लाख रुपया मिल जाएगा 90 दिनों के अंदर अंदर। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल कमर्शियल बैंक आर इंश्योर्ड बाय द DICG। तो देखो जी, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल है सही। फर्स्ट में थोड़ी गलती है, वो गलती क्या है कि वो 1 लाख रुपये नहीं है, अब उसको इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया है। बाकी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि 2 ओनली लिखा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अमाउंट है वो 5 लाख हो चुकी है, 1 लाख नहीं है। और इसमें सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स आती हैं, जैसे कि इसमें फॉरेन बैंक भी इंक्लूड होगी, लोकल एरिया बैंक भी इंक्लूड हो जाएगी, रीजनल रूरल बैंक भी इंक्लूड होगी, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अंडर द DICGC के। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है उसके बारे में कहते हैं कुछ ना कुछ बताओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश की गई है फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द 6th शेड्यूल एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है उन स्टेट को जो कि 6th शेड्यूल में आती है। हमें पता है 6th शेड्यूल में टोटल 4 स्टेट्स आती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, द काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, PM के द्वारा इसको हेड किया जाता है। इसमें से हमें करेक्ट देखना है। देखो, एक तो ये ओनली 6th शेड्यूल की स्टेट को सर्व नहीं करती है, ये पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को सर्व करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। और सेकंड, इसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, इसका हेड होते हैं हमारे होम मिनिस्टर। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको जो बनाया गया था वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंडर ये एस्टेब्लिश करी गई थी। और एक टोटल ऐसी नोडल एजेंसी है जो कि इकोनॉमिकली एंड सोशली डेवलपमेंट करती है टोटल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जिनमें कि अरुणाचल प्रदेश आता है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। और इसमें ऑल्सो वो जो 4 स्टेट की बात करें वो भी इंक्लूडेड ही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि होम मिनिस्टर इसके होते हैं एक्स ऑफिसर चेयरमैन। और जो डोनर मिनिस्ट्री है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न के लिए स्पेशल बनाई गई उनकी ग्रोथ करने के लिए, उसके जो हेड हैं, उसके जो मिनिस्टर हैं वो उसके वाइस चेयरमैन होते हैं। अब इस जो काउंसिल के मेंबर कौन कौन होंगे, उस एरिया के गवर्नर उन स्टेटों के एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल दीज 8 स्टेट्स इसके मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें काफ़ी सारे बताऊंगा मैं आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिलेगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें करेक्ट ढूंढना है। CBI ऑपरेट्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। कहते हैं कि जो CBI है वो इस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CBI डायरेक्टर। जो CBI के डायरेक्टर है उनको जो अपॉइंटमेंट करने का प्रोसीजर है वो गवर्न किया जाता है बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, टिल रिसेंटली CBI वॉज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी तक कहते हैं कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन अभी इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल चुका है एज पर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये भी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, वन ओनली। अब जो गलतियां हैं वो सही क्या है वो देखते हैं आगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया इसको डिटेल से देखेंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सेटअप किया गया था 1963 में, और उस टाइम पे ये किस मिनिस्ट्री के अंडर थी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन अब उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर। अब उसके अंडर ये इंजॉय करती है एज अ अटैच्ड ऑफिस। सीबीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी वो थी फॉर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एज अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ये अपनी हेल्प प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस देती है टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। लोकपाल को ये अपनी हेल्प देती है, अगर कोई भी विजिलेंस को भी हेल्प चाहिए या लोकपाल को हेल्प चाहिए तो सीबीआई उनका साथ देती है। और ये खास करके जो इंटरपोल है हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके साथ भी कनेक्ट करके रखती है, उनके साथ भी हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। बिफोर द लोकपाल एक्ट, जब से लोकपाल एक्ट नहीं आया था उससे पहले जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उसको अपॉइंट किया जाता था एज पर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अब इस बात को ध्यान से याद रखना कि लोकपाल के आने से पहले इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर ही अपॉइंट किया जाता था, उसमें प्रोसीजर था। लेकिन अब जो लोकपाल एक्ट है 2013 वो बताता है कि कैसे अपॉइंटमेंट होनी है सीबीआई के डायरेक्टर की, और वो ये भी बताता है कि इसका जो टर्नओवर है वो 2 साल से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 2 ईयर्स। अब उसने उस एक्ट में ये लिखा गया है, किस एक्ट में? लोकपाल एक्ट में, कि इसको अपॉइंट करने के लिए सीबीआई के डायरेक्टर को एक कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी। अब इस कमेटी के बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो बताई गई है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर। ठीक है, तो कमेटी के बारे में अभी भी उसी दिल्ली स्पेशल पुलिस जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अंडर है, लेकिन उसकी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो बताया गया है लोकपाल एक्ट में। अब ये कमेटी क्या है, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं वो देखते हैं। इस कमेटी में टोटल 3 मेंबर होते हैं। एक तो चेयरमैन होंगे जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे लोकसभा के। अगर वो नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जैसे कि अभी हमारे उतने किसी भी पार्टी के पास नंबर नहीं है जो कि ऑपोजिशन का लीडर बन सके, तो उस केस में जो भी लीडर होगा लार्जेस्ट सिंगल पार्टी का, तो उसको ऐड कर लिया जाएगा एज अ मेंबर। एंड सेकंड मेंबर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो कहीं छुट्टी पे है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होंगे जिनको ये रेकमेंड करेंगे वो आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सीबीआई है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ध्यान रखना ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना थी ना है, अभी भी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है। और इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स डज नॉट कम अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? देखो, ये जितनी भी हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं ये आती तो है होम मिनिस्ट्री के अंडर ही, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है ऑपरेशनल कंट्रोल, इस बात को ध्यान से देखना, इस वर्ड को। ऑपरेशन कंट्रोल में हमारी असम राइफल्स नहीं आती हैं, बाकी सारी की सारी ऑपरेशन कंट्रोल में भी आती है। अब मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। असम राइफल हमें जैसे कि पता है कि वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का ही एक पार्ट है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है कंट्रोल में। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए। एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, दूसरा होता है ऑपरेशनल कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए ये होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ये कि यहाँ पर क्लॉज था जो कि आपको याद करना है, बाकी सेम ही है। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसमें जो बाकी जैसे कि फोर्सेज हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड सशस्त्र सीमा बल SSB। क्लियर है जी? बाकी ये क्लॉज था जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है जो इनकी सैलरीज होती हैं असम राइफल्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन इनकी जो डिप्लॉयमेंट करनी है, पोस्टिंग करनी है, ट्रांसफ़र करना है, वो सारी की सारी पावर होती है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, जैसे कि आर्मी की होती है, सेम ही ऐसी होती है। ठीक है, ये एक ओनली ऐसी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि रियल सीन में ऑपरेशनल ड्यूटी करती है एज अ लाइक इंडियन आर्मी, बाकी सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। क्लियर है जी? चलो, ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।